चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और देखिए, कहते हैं ना कि भारत जो है वो त्योहारों का देश है, और त्योहार अगर चैनल्स में कहा जाए कहाँ सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं तो वो GNT पर, गुड न्यूज टुडे पर। तो उसकी भव्यता विविधता ये तो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन अब बात एक के बाद एक, क्योंकि अभी माघ मेला खत्म भी नहीं हुआ है, महाशिवरात्रि अभी आनी बाकी है, उसकी तैयारी की खबरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और होली की शुरुआत हो रही है भाई मथुरा में। चुकी है, मुझे लगता है वो तो मतलब सबसे बड़ा त्योहार है मथुरा के लिए, और 40 दिन तक अभी तो लगातार चलेगा। लेकिन इस बार अगर वहां जाने का मौका मिले ना तो मतलब अपने आप में एक अलग चीज होगी, क्योंकि इस बार ना थोड़ा भीड़ भाड़ का नियंत्रण वो लोग अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि आपने तो वहाँ पे किया है। नहीं, मैंने दूर से किया है, बहुत अपनी बात दीपिका जारी रखिएगा और बताते भी रहिएगा। तस्वीरें भी जरा दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें वहां से आती है। तो आपको हम बता दें कि देखिए, होली का आनंद सबसे निराला है और मथुरा में ये रंग गुलाल उड़ने शुरू हो गए हैं। दीपिका बताइए, आप क्या बता रही थी? मैं वही बताने वाली थी, क्योंकि आप तो पहले भी कवर कर चुके हैं, तो आप कहते हैं ना कि बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि कहा जा रहा है कि उसको कंट्रोल किया जाएगा, तो मौका मिला तो मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि मजा बहुत आता है। मैं भी इसी वजह से कभी नहीं जा पाई, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर और वो सब तमाम चीजें रहती है। लेकिन अगर वहाँ पर सुरक्षा अच्छी हुई तो मैं भी जाना चाहूंगी। वैसे बहुत अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लोग जो वहाँ पर जाते हैं 40 दिन तक और अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। ये बहुत दिलचस्प है, लठमार होली। फेवरेट होली भी बता लेते हैं ना, मेरी जैसे फूलों वाली है। अरे वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी। आपको बता दें मथुरा में और वृंदावन में खास करके जो इस्कॉन मंदिर है शगुफ्ता, अगर आप वहां पे जाएंगे ना तो फूलों की होली वहां पे विशेष तौर पर होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। आपको बता दें कि मथुरा में 40 दिन तक चूंकि यहाँ पर होली मनाने की परंपरा है और इस बार के रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है, तो अलग अलग मंदिर अभी से रंग अबीर गुलाल से रंग गए हैं। सबसे अद्भुत रंग द्वारकाधीश मंदिर में है, जहां होली का डाड़ा स्थापित होने के बाद से रसिया गायन चल रहा है। चलिए समझ लीजिए कि ये 3 तस्वीरें मथुरा के ऐसे 3 रंग आपके सामने हैं, जिसके लिए कान्हा की नगरी दुनिया भर में विख्यात है। मथुरा में जमने वाले रंगों को देखने के लिए अभी से बड़ी संख्या में सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग पहुंचने लग गए हैं। हालांकि अभी तो रंगोत्सव की शुरुआत भर है, जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेंगे बीतेंगे, कान्हा की नगरी में होली का रंग और चटक होता जाएगा। कान्हा की भक्ति की रंग का भाव मथुरा में हमेशा रहने वाला भाव है, लेकिन होली के इन रंगों से कान्हा की नगरी का नाता जरा गहरा है। बसंत पंचमी से यहाँ की हवाओं में रंग की रौनक घुलने लगती है और पूरे 40 दिन तक अलग अलग परंपराओं के रंग यहाँ जमकर उड़ते हैं। इन दिनों ब्रिज पर होली का रंग कुछ इस तरह नजर आ रहा है और इसी तरह की रौनक होली के दिन तक रहने वाली है। मथुरा की परंपराओं के रंग में ये रंग पुष्टिमार्गीय संप्रदाय से जुड़ा है। इस संप्रदाय के मुख्य मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में फागुन का डाढ़ा स्थापित किया गया है। ये परंपरा रंग उत्सव का मुनादी मानी जाती है और इसी के साथ ब्रिज में भव्य होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। डाढ़ा स्थापित होने के बाद रसिया गायन की परंपरा है, जिसका आनंद मथुरा में देखते ही बनता है। नहीं, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों ने आना चाहिए और यहाँ पे आके होली खेलना चाहिए। ब्रिज में होली केवल त्योहार भर नहीं है, होली यहाँ की माटी में रची बसी परंपरा है। बसंत पंचमी पर ठाकुर जी के बसंती वस्त्रों के साथ ब्रिज में रंग महोत्सव का जो शुभारंभ होता है, वो 40 दिन तक यहाँ की फिजाओं में महसूस भी किया जा सकता है। इसी वजह से देश के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी यहाँ की होली खूब भाती रही है। ब्रिज की होली की बात करें तो 25 फरवरी से 4 मार्च तक यहाँ होली का ऐसा रंग जमेगा कि दुनिया दिल थाम कर देखेगी, क्योंकि 25 फरवरी को बरसाना में लड्डू होली का आयोजन होना है। इस दिन भक्तों पर प्रेम और भक्ति के लड्डू बरसेंगे। 26 फरवरी को बरसाना की बारी आएगी, जब लठमार होली का रंग यहाँ जमेगा। 27 फरवरी को नंदगांव के ग्वाले बरसाना आएंगे और उन पर गोपियों की लाठियां बरसेंगी। 28 फरवरी को वृंदावन फूलों की होली से गुलजार रहेगा और 1 मार्च को गोकुल की होली का रंग जमेगा।
वैसे तो ब्रिज में होली के रंग हवाओं में पहले ही घुले हुए हैं, लेकिन ब्रिज में होली का असली रस तो अब आने वाला है, क्योंकि यहाँ होली का पर्व केवल रंगों तक सीमित नहीं है। यहाँ के रंग उत्सव में कान्हा की भक्ति का गुलाल भी है, राधा रानी के प्रेम का रंग भी है, और इन सब में यहाँ युगों युगों से रंग में घुल जाने की परंपरा भी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शुरुआत में हमने आपको कहा था ना कि हमारी चाय में भक्ति के रंग की मिठास भी है, तो खुशी आप चाय लेना चाहें तो ले सकती हैं। हाँ, ले सकती हमने हैं। अभी होली का रंग दिखाया है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, माघ के रंग भी आपको दिखाते हैं। ब्रज में रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है, तस्वीरें आपने देख ली। संगम की रेती पर लगे माघ मेले की रौनक भी अब आपको दिखाते हैं। हालांकि माघ पूर्णिमा पर हुए 5वें स्नान के बाद कल्पवासियों का यहाँ से विदा होना शुरू हो गया है, लेकिन अब समय है महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान का, जिसके पूरा होने के साथ ही माघ मेले का भी समापन हो जाएगा। वहीं 1 महीने के कठिन तप के बाद अब कल्पवासी घर का रुख करने लगे हैं, लेकिन माघ मेले की रौनक बरकरार है, क्योंकि मेले के समापन में अभी 13 दिन बाकी हैं। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले की रौनक बरकरार है। कड़ाके की ठंड के बावजूद हर दिन यहाँ पर त्रिवेणी स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले के 31 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह थम नहीं रहा है। लगातार संगम पर लोगों का रेला लगा ही हुआ है। माघ मेले में अब तक 5 महास्नान पूरे हो चुके हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अंतिम महास्नान होगा। छठे महास्नान के साथ ही माघ मेले का समापन हो जाएगा। लिहाजा श्रद्धालुओं को अब महाशिवरात्रि की तिथि का इंतजार तो है ही, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर श्रद्धा और आस्था के इस मेले के हर पल को जीने का उत्साह लोगों में चरम पर नजर आ रहा है। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के अलावा दूर दूर से भी लोग अभी भी इस मेले में पहुंच रहे हैं, और पहले से आए हुए बहुत से श्रद्धालु अभी भी यहां टिके हुए हैं। कुछ लोग हैं वो 3 दिन बाद त्रिजटा स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस महापर्व का समापन होगा। लेकिन अभी महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है, इसके बाद ही पूरा माघ मेला समाप्त हो जाएगा। इस महापर्व में लगातार जो इतनी भीड़ इस माघ मेले में आई है, तो इतनी बड़ी भीड़ कभी इस माघ मेले में नहीं आई थी। ये रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ इस मिनी कुंभ का एक नजारा था। माघी पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर डुबकी लगाई। इसके साथ ही इस माघ मेले में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान करते हैं और मां गंगा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। माघ मेले में बड़ी संख्या कल्पवासियों की होती है, जो माघी पूर्णिमा पर पवित्र और 5वां महत्वपूर्ण स्नान संपन्न होने के बाद अपने घर लौटने लगते हैं। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद माघ मेले से कल्पवासियों का विदा होना भी शुरू हो गया। संगम की रेती पर बने टेंट में 1 महीने तक कठिन वास कर श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण कथा सुनकर इस मनोकामना के साथ अपने कल्पवास का समापन किया कि अगले साल फिर यहाँ आएंगे और जप तप में समय बिताएंगे। कुंभ मेले के समान ही माघ मेले में भी श्रद्धालुओं को तरह तरह के अजब अनोखे साधु संतों के दर्शन और सानिध्य का लाभ लेने का अवसर मिलता है। इस बार माघ मेले में आए तमाम साधु संतों के बीच युवा सन्यासी स्वामी गोपालाचार्य जी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। महज 32 साल के स्वामी जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद संन्यास ले लिया और पिछले 7 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा सुनाने का काम कर रहे हैं। इनके मन में संन्यास लेने का विचार भी भगवान की कथा सुनते हुए ही आया। माघ मेले में ऐसे तमाम रंग दिख रहे हैं जो भारत की सनातन धार्मिक परंपरा और आध्यात्म के प्रति लोगों की आस्था की झलक पेश करते हैं।
यही कारण है कि आज भी लाखों करोड़ों लोग यहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आते, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की वजह से त्रिवेणी में डुबकी लगाना चाहते हैं, संगम की रेती पर कुछ समय बिताना चाहते हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भक्ति का स्वाद कहीं शहद सा मीठा है तो कहीं श्रद्धा का सागर इतना गहरा है कि आंखें भर आएं। आज चाय पर चर्चा में हम आपको दो ऐसे दिव्य उत्सवों की तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपका मन भी भक्ति के रंग में सरोवर हो जाएगा। नडियाद के प्रसिद्ध संतराम मंदिर में परंपरा और आस्था का वो संगम दिखा जिसे साकर वर्षा कहा जाता है। बिल्कुल, आपको बता दें, जबकि शक्तिपीठ अंबाजी में मां के दरबार में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि कई किलोमीटर लंबी कतार यहां पर लग गई, जिसमें सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी मां की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। गुजरात के नाडियाद में आस्था का ये सैलाब देखने लायक रहा। आसमान से बरसती ये मिठास जब वहाँ मौजूद जिस भी भक्त को हासिल हुई, खुद को नसीब वाला समझता नजर आया। नाडियाद के मशहूर संतराम मंदिर में दरअसल माघी पूर्णिमा पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी, जय महाराज। परंपरा, श्रद्धा और मिठास का ये सदियों पुराना संगम है, जिसको लेकर मान्यता है कि आज से 195 साल पहले पूज्य योगीराज अवधूत महाराज ने जीवित समाधि ली थी। इसी दौरान शक्कर की बारिश हुई और मंदिर में अखंड ज्योत खुद ब खुद प्रज्वलित हो गई। बस इसी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। आसमान से बरसती ये सफेद मिठास साकर यानी शक्कर के दाने इसी साकर वर्षा और अखंड ज्योत की परंपरा का हिस्सा हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि ये शक्कर के दाने और अखंड ज्योत के दर्शन कर उनका जीवन मिठास से भर जाता है। हम हर साल यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। साल में एक दिन महाराज श्री की जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी, उस दिन सरकरा की वर्षा हुई थी और साल में इसी एक दिन महाराज श्री की महाआरती होती है। तो उसके दर्शन करने के लिए यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सभी भक्त जो संतराम भक्त होते हैं, वो सभी साल में इस दिन हम आते हैं। यहाँ से ढेर सारा महाराज श्री का आशीर्वाद, प्रसादी और खूब सारा जो पूरे साल का जो प्रेम वगैरह लेके यहाँ से जाते हैं। मंदिर के ऊपर से जब करीब 1000 मन शक्कर और 500 किलो कोपरा की बौछार हुई तो भक्त अपनी झोलियां फैलाए अपनी किस्मत संवारने की होड़ में जुटे नजर आए। वहीं इससे पहले मंदिर परिसर में साल में सिर्फ एक बार होने वाली ये महाआरती भी भव्य है, अलौकिक है। जैसे ही आरती की लौ जगमगाती है, पूरा नाडियाद भक्त के उजियारे में नहा उठता है। और इसके बाद यहाँ पहुँचे देसी विदेशी भक्तों के लिए तो उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण साकर वर्षा देखने के लिए मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। कुछ ऐसी ही माघी पूर्णिमा पर भक्त की बयार बही गुजरात के अंबाजी मंदिर में भी। यहाँ इस दिन को महासूद पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए सुबह की मंगला आरती में आधा किलोमीटर तक लगी देसी विदेशी श्रद्धालुओं की ये लाइन इस धार्मिक आयोजन के महत्व को दर्शाने के लिए काफी है।
मंदिर के चाचर चौक पर हर जगह श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ा रहा। इस दौरान रंग बिरंगे फूलों और लाइट से सजे धजे मंदिर परिसर की सुंदरता देखते बन रही थी। गुजरात का सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहलाने वाला अंबाजी शक्तिपीठ यहाँ मंगला आरती से गुलजार रहा, तो वहीं पूर्णिमा की रात में लेजर लाइट से ये मंदिर जगमगाता नजर आया। और ऐसे में यहाँ पहुँचे श्रद्धालु मां भगवती के प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट करते दिखे। गुजरात के खेड़ा से हेताली एम शाह और अंबाजी से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में अब भक्ति का एक और रंग आपको दिखाते हैं। बात एक ऐसी परंपरा की जो पिछले 300 सालों से वक्त की कसौटी पर खरी उतर रही है। आधी रात को जब शहर सोता है तब श्रीहरि बालाजी भगवान अपनी घोड़ा यात्रा पर निकलते हैं। जी हाँ, देखिए पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। सुबह काकड़ आरती के समय जब भगवान मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो नज़ारा भक्ति और विश्वास की अलौकिक तस्वीर पेश करता है। ढोल ताशों की गूंज और बालाजी महाराज के जयकारे, 300 साल पुरानी आस्था, आधी रात का संकल्प और भोर की काकड़ आरती तक चलने वाली भक्ति यात्रा। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ऐतिहासिक शहर चिमूर के श्री हरि बालाजी मंदिर के कपाट एक भव्य उत्सव के लिए खुलते हैं। भगवान श्री हरि बालाजी को एक भव्य लकड़ी के घोड़े के रथ पर विराजमान किया जाता है और इस रथ को हजारों भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से खींचते हैं। ये परंपरा पेशवा काल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी उसी उत्साह के साथ किया जा रहा है। भगवान की ये घोड़ा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करती है, तमाम सड़कों से होती हुई गुजरती है। इस दौरान गलियों में जयकारे गूंजते हैं और छतों से फूल बरसते हैं। हर कदम पर आस्था और विश्वास का सैलाब उमड़ता है। हजारों श्रद्धालु रात भर जागकर इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनते हैं। इस यात्रा में भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 300 साल से चली आ रही ये घोड़ा यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि आस्था, संस्कृति और विश्वास की जीवंत विरासत भी है। पूरी रात नगर भ्रमण के बाद सुबह काकड़ आरती के समय भगवान का पुनः प्रवेश होता है, जिसके बाद ये अद्भुत और अलौकिक यात्रा संपन्न होती है। विकास राजूरकर, चिमूर, गुड न्यूज टुडे। भक्ति का उत्सव आपने देखा। अब अनोखी आस्था से जुड़ी एक खबर जो आई है शिरडी से। साईं बाबा की कृपा अपरंपार मानी जाती है। कहा जाता है कि वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। इस आस्था को लेकर भक्तों का उनमें गहरा विश्वास भी है। बिल्कुल, देखिए मन्नत पूरी होने पर कई भक्त साईं बाबा को महंगी भेंट अर्पित करते हैं। साईं बाबा के एक भक्त ने उन्हें सोने का करोड़ों का मुकुट अर्पित किया है, तो एक भक्त ने सोने का ब्रोच अर्पित किया है। शिरडी के साईं बाबा में भक्तों के अटूट विश्वास की ये तस्वीरें हैं। भक्त उन्हें ईश्वर का रूप मानकर उनके चमत्कारों और कृपा में अटूट आस्था रखते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा उनके दुखों को दूर करते हुए उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। यही विश्वास उन्हें शिरडी में साईं बाबा के दरबार में खींच लाता है। अपनी मुराद पूरी होने पर वो साईं बाबा के इस दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन लाभ के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा को कुछ विशेष चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। ऐसे ही एक भक्त हैं शिरडी से सटे हुए लोणी गांव के योगेश बिहानी, जिन्होंने अपनी मुराद पूरी होने पर बाबा को 12 लाख रुपए मूल्य का सोने का ब्रोच अर्पित किया, जिस पर मोर की खूबसूरत नक्काशी की गई है।
ब्रोच एक आभूषण आइटम होता है जिसे आमतौर पर कपड़ों पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। भक्त योगेश बिहानी ने सोने का वही ब्रोच बाबा को अर्पित किया। सोने चांदी के दाम भले ही कई ज्यादा क्यों न बढ़ गए हों, लेकिन साईं बाबा में भक्तों की इतनी आस्था है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कीमती चढ़ावे साईं बाबा के दरबार में भक्त बराबर अर्पित करते रहते हैं। पिछले हफ्ते ही 7 समंदर पार से आए साईं भक्त दंपत्ति ने सोने के नकाशीदार मुकुट के साथ श्री लिखा हुआ चांदी का ब्रोच भी अर्पित किया, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए के करीब होगी। साईं बाबा के NRI भक्त राज पटेल और उनकी पत्नी अंकिता पटेल USA के वर्जीनिया से आने पर शिरडी में साईं बाबा के दरबार में पहुँचे और उन्हें ये कीमती चढ़ावा अर्पित किया। हाथ से पूजा करते हैं, दूसरे हाथ से हजारों गुना बाबा में देते हैं। तो बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आजकल उसको बाबा का एकदम श्रद्धा से दिल से ये मुकुट का दान करते हैं और मेरी वाइफ का इच्छा था कि हम बाबा को ये दान करें और हमारी सब इच्छाएं पूरी हुई। इसलिए ये मुकुट का वेट है 703 ग्राम उसकी, और उसके पास एक ब्रोच है, ब्रोच को गोल्ड प्लेटेड ब्रोच है, उसका सारा मिला के को 1.25 करोड़ से कम करीब उसकी कॉस्ट होगी रफली। उपकार है हमारे ऊपर वो बाबा के, हम गिनवा भी नहीं सकते। उनके चमत्कार तो बहुत किए, मेरी लाइफ में तो बहुत चमत्कार हुए। मैं बचपन से ही बाबा की भक्त हूँ। मेरे जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो बचपन से ही साईं बाबा के थे। हमारे घर में सभी लोग साईं बाबा को इतना मानते थे, सुबह से ही साईं बाबा का नाम लेके शुरू होता था हमारा दिन। सब लोग हम बाहर जाते तभी साईं बाबा का नाम लेके ही जाते हम घर से बाहर। तो बाबा ने बहुत सारे उपकार किए हमारे घर। भक्तों का मानना है कि साईं बाबा की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, तो अपनी आस्था से सामर्थ्य के अनुसार वो भी बाबा को चढ़ावा अर्पित करते हैं। शिरडी से नितिन मिरानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं कला संस्कृति के अनूठे मेले की, जिन्हें कला का केंद्र भी कहा जाता है और जिन्हें कला की कद्र दरअसल होती है, जिन्हें देश की संस्कृतियों को समझने का शौक होता है, उनके लिए हर साल लगने वाला सूरजकुंड का मेला एक बार फिर से सज चुका है। तो ऐसे में तमाम देशों और भारत के कई राज्यों से आए कलाकार अपने हुनर को दुनिया के सामने रख रहे हैं। जी हाँ, देखिए मेला महज एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि कारीगरी, विरासत और वैश्विक एकता का उत्सव होता है। 31 जनवरी से शुरू हुआ ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। आप रोजाना देसी ही नहीं बल्कि विदेशी कला संस्कृति से भी रूबरू हो पाएंगे। को दिखा रहे कि किस तरीके से ये दिया जो है वो यहाँ पर अभी बन रहा है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा का जो रंग है, हरियाणा का जो ठाठ है, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर खाट दिख जाएगी, क्योंकि जब भी आप हरियाणा में जाते हैं तो खाट पे ही आपको जितने भी बुजुर्ग हैं वो लोग बैठे हुए नजर आते हैं। तो कुछ बताइए। हाँ जी, सबसे पहले साहब के चैनल का धन्यवाद करते हैं सूरजकुंड मेले में। और देखिए मैडम, ये खाट है जो शीशम के तो इसके पावे और साल की बाई और रेशम का बाण है। और खाट के अपने फायदे होते हैं सोने के। सर्वाइकल है, कमर दर्द है और सर दर्द है, और खाट से कई बीमारियां दूर होती है। ये शीशम और साल का, शीशम की लकड़ी का और रेशम का बाण है इसमें। हाँ, हमारे पास हाँ। खाट के अलावा आपको जितनी भी है यहाँ पर ये बैठक हो, ये सरकंडे से बनाई जाती है। वो पीढ़े है बैठने के लिए, टेबल भी बनाई हम इसमें, कन्वर्ट कर दीजिए जिसमें। तो खाट के बाद आपको यहाँ पे दिख सकता है कि खाट किस तरीके से बनाई जाती है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति की बात हो रही है तो वो देखने भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से देखो खाट जो है वो बनाई जाती है। तो आप देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। कितना समय लगता है अगर एक खाट की अगर इस तरीके से तैयारी की बात की जाए तो? 3 दिन लगा जी। 3 दिन। 3 दिन में एक खाट बन के रेडी होती है। हाँ जी। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक एक करके जो है ये, थोड़ा बताइए हमें इसके बारे में। क्या जी बोलो। लहरिया डिजाइन है, जैसे पानी की लहर इस तरीके से जाती है, वैसे ये एक एक करके जो है इस तरीके से इसको पूरा बांध रहे हैं। और ये पूरी जो खाट है वो 3 से 4 दिन में जो है वो तैयार की जाती है। तो ये हम आपको संस्कृति दिखा रहे हैं हरियाणा की। इंटरनेशनल पवेलियन के अलावा अगर आपको कहीं रौनक देखनी है तो वो आपको मिलेगी भारतीय स्टॉल्स पे, क्योंकि यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्य जो है अपनी कला को दिखाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक पहचान है और अलग रंग है, अलग स्वाद के साथ यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आई हूँ गुजरात में। हम ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट्स है, सारा हैंड ब्लॉक प्रिंट है, दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं मीनाकारी में, और सब अलग अलग रेंजेस है, सब अलग अलग वेराइटी है। प्लीज़ आइए और देखिए।
भारत के लोगों को तो ये सब चीजें बहुत पसंद आ रही होंगी, लेकिन जो विदेश से लोग आए वो भी खरीदारी कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी इंटरेस्टेड है, उनको भी हैंड वर्क में सब बहुत इंटरेस्ट है, सारा ट्रेडिशनल वर्क है हमारे पास। ट्रेडिशनल वर्क और ब्लॉक प्रिंट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को बहुत पसंद आती है। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपको ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट जो है वो यहाँ नजर आ जाएगी। अच्छी खासी जो रेंज है आपको ब्लॉक प्रिंट्स की जो है वो नजर आने वाली, चाहे आप वो किंग साइज बेडशीट लेना चाहे, आप ये इस तरीके के क्विल्ट लेना चाहे, सभी आपको अलग अलग रेंज और अलग अलग वेराइटी में जो है वो यहाँ मिल जाएंगे। और साथ ही आपको ये मिलेंगी खूबसूरत साड़ियाँ और दुपट्टे, सारे अलग अलग दुपट्टे मिलेंगे आपको। कलमकारी में भी है, पटोला प्रिंट्स भी है हमारे पास, मीनाकारी बनारसीज भी है, अजरक प्रिंट भी है। देश और विदेशी स्टॉल्स पर खरीदारी के बाद अब बारी है स्वाद को चखने की। तो इस वक्त अब मैं जहां आपको लेकर आई हूँ, ये आपको बड़ा सा फूड कोर्ट जो है वो नजर आ जाएगा, जहां पर आपको भारतीय स्टॉल्स के साथ साथ यहाँ हर एक राज्य की जो पारंपरिक व्यंजन है उसकी खुशबू आपको अपनी ओर खींचते हुए लेकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई यहाँ पर जो है खाने का लुत्फ उठा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग राज्यों का जो व्यंजन है उसका स्वाद चखने को जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो तस्वीरें देख लिए, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ चाहे महाराष्ट्र के खाने की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के व्यंजनों के चखने की बात हो, या फिर पंजाब के खास व्यंजन की बात हो, या फिर राजस्थानी फूड्स की बात हो, हर एक स्टॉल आपको जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और यहाँ कदम रखते ही चारों तरफ आपको खुशबू आती है सिर्फ और सिर्फ खाने की, और वो ऐसी खुशबू जो आपको अपनी ओर खींचते हुए लेकर आ जाए। और किस तरीके से यहाँ पे जो खुशबू वो बता रही है कि भारत सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बेहद ही समृद्ध है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये देखिए, राजस्थान की चाहे दाल बाटी की बात की जाए, लखनऊ के कबाब की बात की जाए, यहाँ पे पंजाब के आपको बहुत सारे जितने भी मक्के की रोटी है, सरसों का साग है, उसकी बात की जाए, बेड़मी पूरी की बात की जाए, बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे। हरियाणवी रसोई आपको नज़र आ जाएगी। तो अलग अलग जगह आपको इसी तरीके से स्टॉल जो है सारे राज्यों के दिखने वाले, जहाँ की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींचती है। हर कोई जो है, चाहे छोटा बच्चे की बात की जाए, बड़े की बात की जाए, हर कोई जो है उसका आनंद भरपूर तरीके से लेते हुए नज़र आ जाएगा। हर कोई एक जगह पर जो है अलग अलग राज्यों का स्वाद जो है वो पूरी तरीके से उसका जो मज़ा है वो ले रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, फरीदाबाद, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए, एक बड़ा क्यूट सा प्यारा सा आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं। कभी आपने अपनी एडमिशन के लिए किसी मुख्यमंत्री से सिफारिश लगाई है? नहीं, शायद हमें जरूरत नहीं पड़ी इस चीज या वो मौका भी नहीं पर अब एडमिशन इतने मुश्किल हैं कि सिफारिश की जरूरत होती है, और अगर मुख्यमंत्री सामने हो एडमिशन तो मौका कैसे छोड़ा जाए? सही, आप बिल्कुल सही कह रही है। स्पेशली पता है लोगों की हालत खराब हो जाती है नर्सरी एडमिशन। बिल्कुल, ये तो लेकिन एक छोटी सी बच्ची का बड़ा क्यूट सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार की ये तस्वीर है, जहां पर एक नन्ही सी बच्ची और मुख्यमंत्री के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। पहले आप ये बातचीत सुनिए, फिर आगे की खबर आपको बताते हैं। जाएगी इस उम्र में कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में सर। नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। ऐसा 10 बजे का। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। और शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, बहुत ही क्यूट सा ये वीडियो है। मुख्यमंत्री से स्कूल एडमिशन को लेकर गुहार लगा रहे हैं। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर है, जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों का नर्सरी में एडमिशन होना, और मुख्यमंत्री के सामने सिफारिश की। दरअसल बच्ची अपने गार्जियन के साथ जनता दरबार में पहुंची थी, जिसे मुख्यमंत्री भी स्कूल की इस बच्ची से बड़े भोलेपन के साथ पूछ रहे हैं। एडमिशन की बातचीत दोनों के बीच हो रही है। जी बिल्कुल, सीएम योगी ने बच्ची से उसका नाम पूछा और किस स्कूल में दाखिला कराना है वो भी पूछा, लेकिन इस दौरान दोनों की बातचीत सुर्खियों में है। जिस मासूमियत के साथ बच्ची सीएम योगी से बात कर रही है वो सबको खूब पसंद आ रही है। और तुम अनाबी अली कहाँ रहते हो आप? घर कहाँ है आपका? लाठी शॉट।
लाटूस रोड लखनऊ। यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या समस्या? लोरेटो में एडमिशन। स्कूल में एडमिशन चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी से मिले? योगी जी से मिले? क्या बोला उन्होंने? कह देंगे करा देंगे, एडमिशन हो जाएगा। खुश हो? आपके साथ और कौन है? मम्मी है, दादा है और दादी है, बाबा है, रानी। मुख्यमंत्री जी से आपने क्या बोला? योगी जी से क्या बोला आपने? मेरा लैटो में एडमिशन करा दिए प्लीज। एक और प्यारी सी तस्वीर आई है, वो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। ये तस्वीर है अपॉलॉजी की, ये तस्वीर है माफ़ी मांगने की अपने स्टाइल की वजह से चर्चा में। दरअसल एक जापानी वॉलीबॉल खिलाड़ी ने गलती से अपने सर्व के दौरान एक लड़की को गेंद मार दी, जिसके बाद उसने जिस तरह से फिसलकर माफ़ी मांगी, उसने सबका दिल जीत लिया। इस माफ़ी को सोशल मीडिया पर सबसे विनम्र माफ़ी बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो चर्चा है उसके हिसाब से माफ़ी मांगने वाला ये खिलाड़ी जापान के एक क्लब से जुड़े हैं। दरअसल जापान की संस्कृति में स्पोर्ट्समैनशिप, सम्मान और विनम्रता को काफ़ी अहम माना जाता है। खिलाड़ी की इस माफ़ी को लोग खेल भावना का शानदार उदाहरण कह रहे हैं। चलिए अब खबर चीन से। आपको बता दें कि चीन में 17 फरवरी से ईयर ऑफ द हॉर्स की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा लाल खिलौना घोड़ा पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। और देखिए इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि उदासी है। ये रोता हुआ घोड़ा सोशल मीडिया पर छा गया है और चीन के कामकाजी लोग इसे अपने हालात से जोड़ रहे हैं। उदास सी शक्ल, घबराया हुआ चेहरा, लाल घोड़े वाला ये खिलौना इस वक्त चीन में ट्रेंड कर रहा है। इसे खरीदने के लिए कुछ दिन पहले तो चीन के सबसे बड़े थोक मार्केट में भीड़ उमड़ पड़ी। ये इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि लोग एक ऐसा खिलौना खरीदने पहुंच रहे हैं जिसके पॉपुलर होने की कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी और जिसे फैक्ट्री ने गलती से बना लिया था। दरअसल ये खिलौना लाल रंग का एक प्लश घोड़ा है जिसके चेहरे पर उदासी झलकती है। उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है, गले में सुनहरी घंटी बंधी है और आंखें ऐसी लगती हैं जैसे सामने देखने से बच रही हों। कुल मिलाकर इस घोड़े की शक्ल निराशा से भरी है, लेकिन ये खिलौना चीन में अब भाग्य या कहें लक का दूसरा नाम बन गया है। ऑनलाइन यूजर्स ने इस खिलौने को रोता हुआ घोड़ा नाम दिया है। दरअसल ये खिलौना जानबूझकर नहीं बनाया गया बल्कि ये गलती से बना है। पहले इसे मुस्कुराता हुआ बनाया जाना था, लेकिन एक कारीगर ने गलती से इस खिलौने का मुंह उल्टा सिल दिया और गलती से बना ये खिलौना दुकान पर भी पहुंच गया। इसे एक ग्राहक खरीद कर लेके भी गया। दुकानदार को लगा इसे ले जाने वाला खिलौना वापस करने आएगा, लेकिन ग्राहक वापस ही नहीं आया। कुछ ही समय बाद दुकानदार ने देखा कि गलती से ये बना खिलौना सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आज हाल ये है कि रोते हुए घोड़े के लिए जनवरी के आखिर तक फैक्ट्री को 15,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके थे और फैक्ट्री को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल चीन में 17 फरवरी से ईयर ऑफ द हॉर्स की शुरुआत होने वाली है। इसी शुभ मौके पर छोटा सा ये लाल खिलौना पूरे चीन में वायरल है। इस रोते हुए घोड़े के पॉपुलर होने की एक और कहानी है। दरअसल चीन के कामकाजी लोग इस खिलौने को अपने हालात से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि चीन में कई ऑफिस कर्मचारी अब भी लंबे काम के घंटे झेलते हैं और इस उदास घोड़े में उन्हें अपनी जिंदगी नजर आ रही है। इस उदास घोड़े के वायरल होने की एक वजह अगली क्यूट खिलौनों के ट्रेंड से भी जुड़ रही है, जिसे हाल के सालों में लाबुबू जैसे खिलौनों ने लोकप्रिय बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब जूनागढ़ से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां गिर जंगल के बीच से गुजर रही ट्रेन के सामने अचानक से एक शेरनी और उसके 2 शावक आ गए। हालांकि समय रहते वन विभाग के ट्रैकर्स ने सूझबूझ दिखाई और एक बड़ा हादसा टल गया। जी हाँ, देखिए वीडियो राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने शेयर किया है। इस पूरे मामले में राहत की बात ये रही कि वाइल्ड लाइफ टीम वक्त पर पहुंच गई और शेरनी और शावकों को सुरक्षित जंगल की तरफ ले गई। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, लेकिन अब ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। दरअसल जंगल से गुजरता ये ट्रैक जूनागढ़ दिलवाड़ा के बीच में है। इस रूट पर ट्रेनों की गति धीमी रखी जाती है। जरूरत पड़ने पर ट्रेन को रोक भी दिया जाता है ताकि किसी वन्य जीव को नुकसान न पहुंचे।
अरे अरे उड़ तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।